हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने तृतीय पाठ डिजी भारतम को पढ़ रहे थे और जिसके हमने अनुवाद और हमारा जो अभ्यास कार्य है, कहें कि सॉल्यूशन जो है आपकी पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास कार्य में प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, उनके भी हमने 3 प्रश्नों को अपने लास्ट वीडियो में करवा दिए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं चतुर्थ प्रश्न पर। अच्छा, 3 प्रश्नों में हमने कौन कौन से करवाए? एक पद में उत्तर देना आपको सिखाया, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना सिखाया और उसके बाद हमने प्रश्न निर्माण भी सिखाया। प्रश्न निर्माण के लिए हम एक बहुत आपको बात बताना चाहते हैं कि अभी अपन तीसरे पाठ पर हैं और 15 पाठ तक पढ़ना है हमें, और 15 पाठ में कई बार प्रश्न निर्माण करना आएगा, तो हमें हर चीज रटना नहीं है कि इसके स्थान पे ये आना है, इसके स्थान पे ये आना है, नहीं। क्योंकि 9th में 10th में भी हम संस्कृत पढ़ेंगे, तो हम क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना हमें सीख ही लेना है। कैसे सीख लेना है? खुद पे बनाना सीख जाएं। आप कैसे सीखेंगे? उसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको करना क्या है कि आप करिए बालक के किम शब्द के शब्द रूप याद करने के लिए हमने आपको कल बोला था, और अभी भी नहीं किए हैं तो आज आप 2 यहाँ पे टेबल बनाइए। एक साइड लिखिए बालक की, एक तरफ लिखिए बालिका के, या फिर एक तरफ आप बालक के लिखेंगे। यहाँ पर बालक कैसा है? पुल्लिंग अकारांत शब्द, अकारांत भी छोड़िए तो आप पुल्लिंग शब्द में बालक की कर लीजिए, और यहाँ पे लिखिए आप किम के भी पुल्लिंग के रूप। किसके करेंगे? किम के पुल्लिंग के। तब आप देखेंगे कि हमारा जो पुल्लिंग शब्द है बालक और जो किम शब्द है उसके रूप बिल्कुल एक जैसे बन रहे हैं। जैसे यहाँ बनेगा बालकः, हम आपको 1-2 बता देते हैं, फिर आगे आप उनको कर लेना है याद। बालकौ, और यहाँ पे आता है बालकाः। ठीक है, ये कैसे होगा? प्रथमा विभक्ति का। अब हम 1 नंबर लिखे दे रहे हैं क्योंकि अपन को और भी चीजें करनी है ना, तो हमने प्रथमा की जगह 1 नंबर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर किम के पुल्लिंग के रूप करेंगे आप तो कैसे मिलेंगे आपको? यहां से आप सिर्फ बाल शब्द हटा दीजिए, तो यहां से एक वचन में बनेगा कह, 2 वचन में बनेगा कऊ, बस परिवर्तन यहां आएगा। यहां हो रहा बाल का और यहां पर हो जाएगा के, इतना एक परिवर्तन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद देखें यहां बनता है हमारा बालकम, बालकम, और ये हमारा बालको समान रहता है, और यहां बन जाता है बालकान। क्या बन जाता है? बालकान। ठीक है, फिर क्या करना है हमें? फिर देखेंगे तो यहाँ आया है कम, तो यहाँ हम लिख देंगे कम। यहाँ आया है कऊ, तो ये भी हो जाएगा हमारा कऊ, और यहाँ हो जाएगा कान। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कसमान। ये परिवर्तन हुआ। ठीक है, कान की जगह हम क्या लिखेंगे? कसमान। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखेंगे हम बालकेन, तृतीया विभक्ति में लिखा है बालकेन, यहाँ लिखेंगे बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, और यहां हम देखेंगे यहां लिखा होगा बालकई, इधर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, आपको बालकई। ठीक है, तो बालकेन की जगह यहां आ जाएगा केन, बाल हटा दीजिए। यहां बालकाभ्याम है तो बाल हटा दीजिए, काभ्याम हो गया। ठीक है, काभ्याम हो गया, और यहां हो जाएगा कई, क्या बचेगा? बाल हटाइए, क्या बन जाएगा? कई। तो ये हमने क्यों बताया आपको कि प्रश्न निर्माण करना हमें आपको ऐसे सिखा देना है कि आपको कहीं से रटना ना पड़े, कोई भी कहीं से भी पूछ ले आप उसका उत्तर सही दे पाए। जैसे अगर प्रश्न निर्माण करने में बालकम शब्द पे क्या लिखा हुआ है आपको रेखांकित करके दिया हुआ है। सिर्फ बालकम नहीं, किसी भी द्वितीय विभक्ति वाला शब्द दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा है पितरम, लिखा हुआ है पितृ शब्द का। ठीक है, पितृ शब्द का लिखा हुआ है पितरम, पितरम लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे म हलंत कहाँ आता है? कहेंगे द्वितीय विभक्ति में, तो यहाँ क्या है? पितरम। तो यहाँ कौन सा होगा? बालकम। बालकम की तरह द्वितीय विभक्ति का रूप बना है, बोले ठीक है, तो बालकम के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? कम। तो पितरम के स्थान पे आप लिख दीजिए कम, ऐसे। ठीक है, बालकेन लिखा हुआ है, बालकेन अंडरलाइन है, तो उसके स्थान पे आप क्या लिख देंगे? केन। आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। बालकाभ्याम लिखा हुआ है, उसके नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित करके दिया हुआ है, तो उसके स्थान पे आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो क्या लिख देंगे आप? काभ्याम। ठीक है, ऐसे ही बालकही शब्द लिखा हुआ है, उसके स्थान पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो आप इसके स्थान पे लिख देंगे कई।
आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। बाकी कुछ भी चीजें लिखी रहे आपको कोई बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। तो बालक के कर लीजिए तो किम शब्द के पुल्लिंग के लिए, और ये जरूरी नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि जो बालक शब्द के लिए ही सिर्फ हम या अकारांत शब्दों के लिए ही किम के पुल्लिंग बनेंगे, नहीं। किम के जो पुल्लिंग हैं वो कॉमन हो जाते हैं हर पुल्लिंग शब्द के लिए, चाहे वो आपका अकारांत हो यानी राम हो, चाहे इकारांत हो चाहे मुनि हो। इकारांत यानी मुनि, हरि जैसे, कवि जैसे। अगर पुल्लिंग हमारा कैसा है, उकारांत है, भानु जैसे शब्द है, गुरु शब्द है, पुल्लिंग जाती है, फिर तब भी किम शब्द के वैसे ही रूप चलेंगे जैसे बालक के लिए चले हैं। पितृ ऋकारांत शब्द आ गया तो उसके लिए भी हमारे क्या लगेंगे, हमारा राजन हो गया, पितृ हो गया, भवत हो गया। ये पुल्लिंग जाति के जितने शब्द होंगे उनके लिए किम पुल्लिंग के रूप आपके प्रयोग में आएंगे। ठीक है, याद करने का तरीका बता दिया, बालक के कर लीजिए तो आपको किम शब्द के याद हो जाएंगे। 2-4 जगह बस फेरबदल होगा, बाकी के पूरे 21 रूप आपके वैसे के वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्यों हमने ये चीज बता दी स्टार्टिंग में ही, नहीं तो लास्ट में क्या होता है, हमें कोई बतानी होती है कोई इंपॉर्टेंट चीज और वो हो सकता है अरे ये तो हो गया अभ्यास, और उसको बंद करके आप आगे बढ़ जाते हो। अब हम अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है हमारा चतुर्थ प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है, विशेषण विशेष का मेल करना है। जैसे हमने आपको पाठ पढ़ाते समय भी बताया था कि एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है ना। एक जो संज्ञा शब्द, विशेष हमेशा कौन बनता है, विशेष कौन बनता है, कोई भी संज्ञा शब्द बनता है। ठीक है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम, किसी भी वस्तु का नाम, चाहे भारत का नाम हो, चाहे ज्ञान क्या है, ज्ञान एक अंदर का हमारा भाव है तो भाववाचक संज्ञा हो गया। ये भाव भी हमारे भाववाचक। सामग्री भी किसी का नाम है ना, कुछ चीजें होंगी, वस्तुएं होंगी, उन्हीं को तो हम सामग्री बोल रहे हैं तो संज्ञा शब्द हो गया। उपकार, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा बन गया। विनिमय करना, व्यापार करना, विनिमय, ये आदान प्रदान, ये क्या हो गया, बोले ये भी हमारी संज्ञा हो गई, ये भी नाम हो गया। ठीक है, तो जो हमारे क्या होते हैं, कहते हैं संज्ञा या संज्ञा जो शब्द होती हैं उनके विशेषण क्या बन जाते हैं, सर्वनाम पद भी बन जाते हैं भाई। और बाकी चीजें तो जैसे काला हो गया, गोरा हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, महान हो गया, ठीक है, निम्न हो गया, न्यून हो गया, ये सारे विशेषणवाची शब्द तो होते ही हैं, मतलब किसी की क्वालिटी को बताना ये तो शब्द होते ही है। साथ साथ में हमने आपको वो भी बताए कि कुछ हमारे सर्वनाम शब्द भी क्या बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। लेकिन अपने जो पाठ में दिए हुए हैं उनको तो हम पढ़ ही लेते हैं, और साथ साथ में हमने अनुवाद के साथ में आप तो करवा ही दिए थे। तो पहला लिखा है मौखिकम। मौखिक शब्द का हमारे पाठ में क्या आया है, बोले ज्ञान के बारे में आया है कि प्राचीन काल में मौखिक क्या होता था, ज्ञान। तो ज्ञान की विशेषता किसने बताई, मौखिक शब्द ने। यहाँ विशेषण दे दिए हैं और आपको विशेष ढूंढने हैं। ठीक है, तो मौखिक क्या हो सकता है, भाव तो हो नहीं सकते हैं, सामग्री तो मौखिक हो नहीं सकती है, उपकार मौखिक नहीं हो सकता है, बोले विनिमय नहीं हो सकता है, तो सबसे सही कौन है, सटीक उसका ज्ञान। तो ज्ञान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मौखिकम क्या हुआ आपका, ज्ञान। मनोगता, मन में छुपे हुए क्या होते हैं, बोले सामग्री होती है, उपकार होता है, विनिमय होता है या भाव होते हैं। तो मनोगता भाव करगदोपरि लिखत, कहते हैं मन में छुपे हुए भाव कागज के ऊपर लिख देते हैं। तो क्या मन में छुपे हुए क्या होते हैं, सामग्री होती है, नहीं होती है, उपकार होते हैं, नहीं होते हैं, विनिमय नहीं, भाव, ये हमारा इसका सही विशेष्य बन जाएगा। टंकिता, टंकित की गई क्या, उपकार, विनिमय नहीं, तो क्या बनेगा, सामग्री इसकी सही विशेष्य बना। टंकित की गई क्या टंकित किया गया, सामग्री। अब सामग्री की विशेषता क्या हुई कि वो सामग्री कैसी है, लिखी हुई सामग्री कैसी है, वो टंकित है, मतलब उसको टाइप किया गया है। ठीक है, टंकित का अर्थ क्या हुआ, टाइप किया हुआ। महान क्या, विनिमय, महान विनिमय नहीं, महान उपकार। इसके लिए सही महान उपकार होगा, किसके लिए, पर्यावरण के लिए। अगर हम धीरे धीरे कागज का उपयोग कम कर देंगे तो वृक्षों की कटाई कम होगी और उससे क्या होगा, कहेंगे ये हमारे पर्यावरण के लिए एक महान उपकार होगा। तो महान शब्द के लिए क्या हुआ, उसका विशेष उपकार। कहते मुद्राविहीन क्या होगी, बस बचाई क्या है, विनिमय, आदान प्रदान। ठीक है, क्या हो गया, मुद्रा विहीन विनिमय हमारा आज के युग में
होने लगा है। तो ये हमारे क्या हो गए, आपका चतुर्थ प्रश्न पूरा होता है। अब आ गया है अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत। जैसे कि हमने अभ्यास शुरू करने के पहले ही आपको संधि हमने करवाई दी थी। कितनी सारी जो भी आपके पूरे पाठ में से आई हैं उनको करवा दी है। इन किताब में तो सिर्फ 5 ही दी हुई हैं, अपन ने तो बहुत सारी हमने आपको बता दी उनके उदाहरण। अपना जो पहला अभ्यास करवाया था उसी में हमने पहले आपको 25-30 आपको पहले संधियाँ करवा दी और उसके बाद में फिर हमने आपको प्रश्नोत्तर करवाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी ज्यादातर कैसी है देखे लेते हैं। स्वर संधि के ज्यादा उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे क्या लिखा हुआ है, पदस्य। हमने एक आपको बताया था, एक नियम बताया था कि कोई भी व्यंजन आपको जब पूरा दिखे तो समझ लीजिएगा वो किससे मिलकर बना हुआ है, अ से। अगर उसमें ये अ नहीं मिला होता तो ये हमारे सामने इस रूप में ना हो कि हमारे सामने आधा लिखा हुआ होता। ठीक है, अर्थात अगर कोई भी व्यंजन आपको पूरा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है, या फिर उसके नीचे हलंत नहीं दिखाई दे रहा है, वो इस रूप में लिखा हुआ है, तो समझ लीजिएगा वो इस आधे का में जब अ मिला तब वो जाके ऐसा पूरा बना, नहीं तो वो बिना आ के तो आधा ही था। यानी जो हम कहते हैं ना कि छोटे आ का कुछ नहीं और बड़े आ का डंडा, इस प्रकार से याद करवाए जाते हैं बच्चों को। छोटे आ का कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी की आगे से मात्रा, बड़ी की पीछे से मात्रा, ऐसे याद करवाते हैं। तो जब हम कहते हैं कुछ नहीं, तो कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ है, सब कुछ है। छोटा आ में सब कुछ है। क्या सब कुछ है कि वो हर एक व्यंजन को पूरा करता है, नहीं तो हर एक व्यंजन है ना आधा ही लिखा हुआ दिखेगा आपको, है ना, आधा बिना अ के वो पूरा नहीं। जैसे आपको जो वर्णमाला आप जब पढ़ते हैं तो आपको पूरा दिखाई देता है ना, क ख ग, है ना। तो ये पूरा कब होता है, जब इनमें ये एक क किससे मिलकर बना है, आधे क और अ से मिलकर बना है। ध्यान कीजिएगा, हमेशा ये ध्यान कर लीजिए। और लिखना तो फिर भी संभव है, इस आधे का को लिखना तो संभव है, लेकिन इसको बिना स्वर के बोलना असंभव है। बोलिए आधा का जिसमें अ ना निकले, कितनी भी कोशिश कर लेंगे क, तो आ तो साथ में निकलेगा ही। बोलने की कोशिश कीजिए, एक बार बोलिए क, आपके अंदर से अ की ध्वनि उसके साथ में ही निकलेगी। इसीलिए जब क्या होता है, वर्णमाला पढ़ाई जाती है तो उसमें पूरा क लिख के देते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे क तो उसमें आ तो छुपा ही होगा। बच्चों को जो पढ़ाएंगे तो उसमें क लिखा होगा, ख लिखा होगा, तो जो क और ख है वो कैसा बोल रहे हैं, जब हम पूरा बोल के बच्चों को बता रहे हैं तो इसलिए उसको पूरा लिख के भी बताते हैं कि उसको पूरा लिखिए। ठीक है, अच्छा ये हमने क्यों बताया, क्योंकि संधि जो होती है, संधि में आपको 2 वर्णों का मेल करना होता है ना, वर्ण और फिर वर्ण। अब वो वर्ण कैसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे स्वर हो सकता है, स्वर का स्वर से मेल हो सकता है, स्वर व्यंजन व्यंजन का मेल हो सकता है, स्वर व्यंजन का मेल हो सकता है ना। अपनी कितने प्रकार की होती है, बोले 3 प्रकार की संधियां होती, कौन सी होती है, स्वर होती है, व्यंजन होती है और हमारी विसर्ग होती है। 3 प्रकार की संधियां होती है। कहते ठीक है, क्या क्या इनमें होते हैं भाई, स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है, ये बस कंपलसरी है। स्वर संधि कहती है कि स्वर का के साथ में स्वर ही मिलना चाहिए। यानी एक कोई पद है यहाँ पर, जैसे हम इसी को लिख लेते हैं या च लिख लेते हैं, यहाँ पर ये जो च लिखा हुआ है, तो अब आप कहेंगे च तो हमारा व्यंजन है। बिल्कुल व्यंजन नहीं है। अगर ये आधा लिखा होता तब ये व्यंजन होता, ये ऐसा लिखा हुआ होता तो ये व्यंजन होता, लेकिन नहीं, ये पूरा लिखा है, अर्थात इसमें क्या मिला हुआ है, इसको अगर बारीकी से तोड़ के देखें तो ये च में अ मिला हुआ है, तब ये पूरा हुआ। अर्थात ये अंत किससे हो रहा है, इसका अ से। यानी स्वर आ गया अंत में और आगे जुड़ने वाला, जैसे यहाँ पे अत्र लिखा है, ठीक है, या यहाँ पे अपि लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो अब आप देखेंगे, बोले क्या हो रहा है, स्वर संधि का नियम लग रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है। क्यों, यहाँ पे स्वर का स्वर से मेल हो रहा है। स्वर कौन से होते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, अ आ ई उ री और ली, और जो हमारे जो होता है ना री, ल के नीचे र होता है, ये भी हमारा स्वर में आता है। और ए और ओ, ए आई ओ औ, बस यहाँ तक, ए आई ओ औ तक छोड़ना, अंग आहा नहीं बोलने का, क्योंकि जो अंग आहा होते हैं ये क्या होते हैं, बोले अंग होता है अनुस्वार में और आह आता है हमारा विसर्ग में। क्योंकि किस में आ जाता है हमारा, ये अनुस्वार में आता है और अह आता है हमारा विसर्ग में। तो हमारे स्वर कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, अ से लेके औ तक। ठीक है,
मोटे तौर पे बता दिया, और इनको अभी हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। इसमें मूल स्वर पता चलेगा, फिर आपको गुण स्वर बताएंगे, फिर वृद्धि स्वर बताएंगे। इनमें स्वर की भी कैटेगरी होती है, अलग अलग होती है, तो उस कैटेगरी को अपन बाद में बताएंगे। अभी थोड़ी सी अपन को अभ्यास करना है ना, तो छोटी छोटी सी चीजें साथ साथ बताते जा रहे हैं। तो स्वर संधि का नियम क्या कहता है? स्वर में स्वर ही मिलना चाहिए, तभी स्वर संधि होगी। बोले हाँ, दोनों तरफ स्वर मिल रहे हैं, ठीक है। और ये पहली ही संधि का नियम है कि दोनों तरफ जब सवर्ण मिल जाए, कौन कौन से? अ, ई और उ, इनके सामने सवर्ण ही आ जाए। अ के सामने अ आए, ई के सामने ई आए, उ के सामने उ आए। भले बड़ा छोटा हो सकता है, यहाँ बड़ा हो जाए, यहाँ छोटा हो जाए, यहाँ बड़ा हो जाए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ छोटे बड़े हो जाएंगे, काम चलेगा, लेकिन सवर्ण होने चाहिए। सवर्ण होने पे ये क्या बन जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जब एक जैसे भाई भाई, छोटे छोटे दो भाई एक जैसे हैं, साथ में किसी के सामने पहुंच गए, उनकी क्या हो गई? ताकत बढ़ गई, क्योंकि एक से बड़े दो, मतलब एक और एक क्या हो गया? एक और एक दो नहीं, एक और एक 11। उन्होंने क्या नियम बना लिया? एक और एक 11, ऐसा। तो क्या हुआ? 2 ई मिली, बड़ी ई बन गई। 2 ऊ मिले, बड़ा ऊ बनेगा, मतलब बनेगा दीर्घ ही, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हमारे दीर्घ संधि का नियम होता है। तो आगे देखें, यहाँ पे क्या हुआ? कह रहे हैं अ और अ का मेल हुआ, क्या होना है? बोले बड़ा बन जाना है। बड़ा बन गया, ठीक है। अब ये अ टूटा कहाँ से था? कहाँ से निकला था? बोले इस अ वाले च से निकला था। तो फिर क्या करेंगे भाई? इसकी तो अभी कोई क्षति नहीं हुई है, नहीं हुई है ना, लेकिन इसका क्या हुआ? इसमें से, इस च में से आ जरूर निकल गया था। तो हम क्या करेंगे? इस आधे चा को ही इस बड़े आ को जोड़ देंगे। तो क्या ये सीधा च आ लिखेंगे हम? नहीं। जब भी किसी व्यंजन से कोई स्वर जुड़ेगा तो वो अपनी मात्रा के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी होता है। कौन? स्वर। वो कहता है मैं पूरा कर रहा हूं, तो मैं व्यंजन के पीछे खड़ा नहीं होऊंगा। मैं अगर पीछे जाऊंगा उससे जुड़ने के लिए, तो मैं अपनी मात्रा को भेजूंगा। तो ये च के संग में अ नहीं लिखेंगे कि हमने च में च और आ लिखे इस प्रकार से, नहीं, ये अपनी मात्रा को भेजेगा। तो बड़े आ की क्या मात्रा होती है? कहते हैं एक बड़ा बस डंडा लगा दो, चा बन जाएगा, ठीक है। अब भाई ये जो बड़ा आ में बना भी है, वो किससे बना है? इन दोनों से ही तो मिलकर बना है। तो ये भी गायब होगा, तो ये क्या बचेगा? बोले नहीं बचेगा। तो ये भी गायब हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो बचा क्या है पीछे का? यहाँ पे पी, तो ये चापी बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए बताया कि अब हम जैसे कहेंगे कि या में देखिए अ छुपा हुआ है, तो अब आप समझ जाइएगा कि हाँ, इसमें ये पूरा दिख रहा है, ये हमारा अ इसमें लगा हुआ है। तो हमें आगे की चीजों से कुछ नहीं करना है, इसके पीछे की चीजों को हमें कुछ नहीं छेड़ना है। हमें क्या देखना है? इस वाली जो अंतिम वर्ण को पकड़ लेना है। यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, सभी जगह आगे स्वर ही लिखे हुए हैं, तो हमें यहाँ तो कोई परेशानी आनी ही नहीं है। यहाँ जरूर हमारे क्या है? व्यंजन वाले स्वर लगे हुए हैं, यानी व्यंजनों में स्वर लगे हैं, तो अब हमें उन्हें अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे हम? या में क्या छुपा हुआ है? अ, और तो कोई मात्रा दिख नहीं रही है। या में कोई मात्रा दिख रही है? नहीं दिख रही, बस पूरा दिख रहा है। पूरा दिख रहा है तो कैसे होता है वो? अ से। अब अ और आ का मेल कीजिए, क्या बनेगा? बड़ा आ। बड़ा आ क्या सीधा जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? अपनी मात्रा के साथ में। अब मात्रा कहां पर आएगी? बोले इस या में जुड़ जाएगी वो बड़े या की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? बोले ये हो जाएगा गायब, ये हो जाएगा पदस्या, ठीक है, क्योंकि य की में बड़े या की मात्रा हो जाएगी, उससे बाद में जुड़ जाएगा, तो पदस्या बन गया हमारा। अब फिर से देखिए, यहाँ पे त्र को पकड़िए, इतना हो गया। त्र को पकड़िए, पूरा है, हाँ दिख रहा है। तो क्या में बना है? इसमें अ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अ का आ से सवर्ण हो रहा था, तब तो दीर्घ हो गया था। सवर्ण होने पर मतलब एक जैसी शक्ल वाले जुड़वा होने चाहिए, यानी अ जैसा अ, ई जैसा ई, उ जैसा उ। तो जहां जुड़वा हो जाते हैं यानी सवर्ण हो जाते हैं, एक जैसे वर्ण होते हैं, वहां हो जाते हैं दीर्घ, ठीक है। अब यहाँ पे कहा यहाँ सवर्ण नहीं है, अ के बाद उ है। तो भाई एक दूसरा स्वर जब मिल गया, अ के बाद दूसरा स्वर मिला, तो फिर क्या कहेगा? बोले अ के बाद उ होने पे उ को बना देंगे ओ, एक नया गुण निकलेगा। दोनों के मिलने से क्या होगा? एक नया गुण बनेगा। क्या बन जाएगा वो? ऊ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? अ और ऊ का करेंगे मेल, अ का और ऊ का, बनी क्या? ओ। अब ओ की मात्रा कहां जाएगी? बोले त्र में से आ निकला था, तो हमारी जो
ओ की मात्रा है त्र में लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, पत्रो। ठीक है, और ये ऊ क्या रहेगा क्या, बोले नहीं, क्योंकि ये आ और ऊ के मिलने से ही तो ओ बना, तो हमारा ऊ हो जाएगा गायब। तो ओ की मात्रा यहां लगी तो बना ताल पत्रो, और बाकी का पीछे का क्या बचा हमारा, परी, तो क्या कहेंगे, ताल पत्रो परी। ठीक है, ओ की मात्रा, ओ सीधा का सीधा नहीं लिख दीजिएगा कि त्र ओ अलग लिखे, नहीं, क्या करेंगे, हमारा जो स्वर जुड़ेगा तो अपनी मात्रा के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। च अतिष्ठति, अभी जैसे बताया था च अपि बताया था, चापी बन गया, तो बस च और अतिष्ठति क्या बन जाएगा हमारा, अ होगा गायब, च हो जाएगा हमारा बड़ा, तो ये बन जाएगा चा तिष्ठत। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर द और उ का मेल, फिर से देखिए यहाँ पे दो संधियों के आपके नियम बता दिए हैं। यहाँ दो संधियां एक तरह से आपकी हो जाएंगी, एक दीर्घ हो जाएगी और एक आपकी गुण संधि। यहाँ से आप भाई अपन को 20-25 उदाहरण देखने से क्या मतलब है, जब हमें एक ही उदाहरण से हमें समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, अ और उ, अ और उ के से क्या बनेगा, नया गुण हमारा ओ, इसीलिए इसको गुण स्वर कहते हैं। यहीं से समझ लीजिए, दो तीन चीजें बताएं आपको, थोड़ी सी बारीकी है, मूल स्वर, फिर आपको कहें गुण स्वर, और हम बताते हैं वृद्धि स्वर। जो आपके स्वर दिखते हैं ना, अ से लेके अ तक, उनमें भी मूल स्वर कौन से होते हैं, मतलब वो उनमें कोई परिवर्तन नहीं, वो जिनसे मिलेंगे तब वो अपने आप को मिला के, एक दूसरे से मिला के परिवर्तन करेंगे। तो मूल जो होते हैं, मेन जो कहें, मेन वॉवेल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री और ली। ठीक है, और यही अ जब इन सभी से मिलता है, इन्हीं सब से मिलता है, तो एक नया गुण उत्पन्न करता है, इसीलिए इनको गुण स्वर कहते हैं। क्योंकि जैसे अ का ई से जब मेल होता है तो एक नया गुण उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं ए। ठीक है, फिर यही अ किससे मिलता है, कहते हैं जब ऊ से मिलता है तो एक नया गुण बनता है जिसको कहते हैं हम ओ। ठीक है, अब हमने री और री के भी नए गुण निकलते हैं, लेकिन फिर उनको हम स्वर की श्रेणी में नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, जब आ का री से मेल होता है तब बनता है अर, क्या बन जाता है, अर, री का र बचता है और अ से जुड़ जाता है, और हमारा जब आ का री से मेल होता है तब बनता है हमारा अल, एक नया गुण बनता है। ठीक है, तो इन्हें हम फिर किसकी, स्वर की श्रेणी में नहीं रखते। क्यों, क्योंकि इनमें र और ला दोनों व्यंजन है ना, इसलिए गुण स्वर किनको कहा जाएगा, हमारे ए और ओ को। अब जब हमारे आ ने इन सभी से मेल कर लिया तो अब वो संधि इनसे करेगा, मतलब अब दोस्ती यहां से करेगा। तो जब आ और ए का मेल होगा तो उनमें हो जाएगी मात्रा की एक वृद्धि, तो बन जाता है आई, और फिर यही आ जब हमारे ओ से मिल जाता है तो फिर एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगा औ। तो ए और औ हमारे क्या हो जाते हैं, आई और औ हो जाते हैं हमारे वृद्धि स्वर। ठीक है, तो अभी अपन गुण स्वर की बात कर रहे हैं। अ, दा में छुपा हुआ अ किससे मिलेगा, ऊ से, क्या बन जाएगा, ओ बन गया। अब ओ की मात्रा कहां लगाएंगे, द में, कैसे बनेगी, क्या बन जाएगा, ये करगदो, और बचा क्या है, द्योग, तो करगदोग द्योग बन गया। ठीक है, अब यहां लिखा है क्रय और अर्थम, या में क्या छुपा हुआ है, अ और आ का मेल कीजिए, क्या बनेगा, बड़ा आ, मात्रा कहां जाएगी, बोले या के पास जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्रिया। क्रय शब्द क्या बन जाएगा, क्रिया, आ का होगा लोप और क्रियार्थम, तो क्रियार्थम शब्द हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा 5वां प्रश्न आपका संधि का पूरा। अच्छा, एक और है, अरे रुकिए, यहाँ पे आपको वृद्धि हो गई, गुण हो गई, अब यहाँ पे ही एक और नियम भी इन्होंने दे दिया, यण संधि का भी दे दिया। अभी जैसे कि अपना चल रहा था, हमने 3 चीजें आपको बता दी थी। अ का पहले ऊ री पहले अपने ही उनसे मेल हुआ तो क्या बनी, गुण संधि बनी। पहले जो अ था, सॉरी, अभी साथ साथ में अपने नियम चलते जाएंगे ना, तो ऐसे क्या आप सिर्फ हमें क्या इस प्रकार से रटना नहीं है कि भाई यहाँ से हमने रट लिया, मैडम ने क्या बताया था, करगद उद्योग से बना करगदोद्योग, भाई क्यों बना उसका हमें पता होना चाहिए नियम। तो यहाँ से आप देखेंगे कि पहली संधि हमारी होती है दीर्घ। ठीक है, पहले हमने मूल स्वर बताए थे
दीर्घ संधि मूल स्वरों में होती है, अ, ई, उ, री और री। ठीक है, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसी का एक और भाई इसी में जुड़ जाए तो आ बन जाता है, इसी का एक और भाई इसी में ऐसा ही जुड़ जाए, यानी ये चीजें डबल हो जाएं तो क्या हो जाएगी, डबल होगी तो भाई मात्रा भी तो डबल हो जाएगी। जब ऊ दो हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा, बड़ा हो जाएगा ना ऊ, इसीलिए दीर्घ, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। री, री भी हमारी कैसी हो जाती है, बोले री भी हमारी एक वाली नहीं दो वाली हो जाती है, ये भी हमारी कैसी, और री में कोई परिवर्तन नहीं होता, री हमारा ऐसा ही का ऐसा रहता है। ठीक है, फिर गुण में कौन कौन से निकले थे, गुण में क्या बना था, अ और ई के मेल से ए, फिर आ और ऊ के मेल से ओ, फिर आ और री के मेल से अर, और अ और री के मेल से हमारा बना था अल, यही बना था। तो गुण संधि में इन जो हमारे क्या बोले जो मूल स्वर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास वालों से फ्रेंडशिप करते हैं, है ना, दोस्ती करते हैं। जैसे एक पहली बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक है, पहले तो उसने अपने बगल वाले से दोस्ती की, लेकिन फिर उसने कहा कि सेकंड बेंच पे कौन बैठा है पहले उससे दोस्ती करें, तो आ ने पहले अपने आ से ही दोस्ती की तो दीर्घ बनाया, लेकिन उसने फिर अपनी बगल वाली बेंच को देखा कि मेरे साथ में बैठा था वो तो चलो हो गया, अब मैं अगली बेंच वाले को देखता हूँ, यानी आ ने ई को देखा, मेल किया, ए बन गया, तो यहाँ गुण बने इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया बात। फिर हमारी कौन सी आती है, वृद्धि आती है। वृद्धि में क्या हुआ हमारा, बोले ये ही जो अ का, अब उसने कहा कि एक क्लास में पहली बेंच से हो गया, दूसरी बेंच से हो गया, अब हम दूसरे सेक्शन से कर लेते हैं, दूसरे सेक्शन के बच्चों से भी दोस्ती कर लेते हैं। तो अ ने फिर किससे कहा, ए से दोस्ती की, तो एक मात्रा बढ़ गई तो हो गया, इसीलिए देखो मात्रा बढ़ी, बढ़ना किसको कहते हैं, वृद्धि को, तो वृद्धि हो गई, दीर्घ यानी बड़ा और वृद्धि यानी बढ़ना। ठीक है, तो क्या बन गया, आई, फिर इस अ ने ओ से मेल किया तो क्या हो गया, औ हो गया। ठीक है, और ए और सॉरी आई और औ बन गया। अब यहां तक जब आपको बात समझ में आ गई है तो ये अ ने सबसे दोस्ती कर ली, अपने से जुड़े हुए, खुद से भी दोस्ती की, अपनी लाइन वालों से दोस्ती की, दूसरे सेक्शन वालों से दोस्ती की, और यहां तक आ का काम हो गया खत्म। अब बचे हुए बेचारे वो ई उ रील री, वो क्या करे, वो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही बैठे रहें, बस आ का ही सब कुछ चलता रहेगा। जब आ ने 3 संधियों पे अपना वर्चस्व कायम कर लिया तो अब बेचारे जो ई, अब और भी तो निकल के आए, अभी तो सिर्फ आ का ही अपना काम चल रहा था, आ मिल रहा था सबसे। ठीक है, लेकिन अब बाकी के उन लोगों को भी थोड़ी सी जलन होने लगी, उन्होंने कहा यार हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए, हमें भी दोस्ती करनी चाहिए। तो अब जो ई होगा, भाई इन लोगों ने बेचारों ने अपने अपनों से तो दोस्ती कर ली, अपनी बेंच तक ही बैठे रह गए, तो फिर अब कहेंगे नहीं हम तो और दूसरों से भी करेंगे, तो अब आ का काम कर देंगे हम खत्म। अब जो ई होगा, अब ई को देखेंगे और इन सभी को देखेंगे कि इन सब ने भी फिर कहाँ कहाँ दोस्ती की और इनसे क्या परिवर्तन हुए। जैसे ई ने कहा हमने जब अपने से किया तो बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी री निकल आई, ठीक है, लेकिन अब ई ने कहा हम तो सबसे करेंगे, हम तो अ से भी करेंगे, आई से भी करेंगे, औ से भी करेंगे, जितने स्वर हैं हम तो सबसे करेंगे, खुद से तो कर ही लिया। तो समान आने पे तो दीर्घ होना ही है, लेकिन यहाँ पे असमान आ जाए, कैसा आए, असमान स्वर आ जाए, मतलब ई जैसा ई ना देखे, इसके बाद कोई भी स्वर आ सकता है, ई के बाद अ आ, बस दोनों ई को छोड़ दो, तो उ री री ए ओ और औ। लो, उसने कहा आ से कि तुम तो सबसे एक एक करके दोस्ती कर रहे थे, मैं तो एक ही बार में एक ही नियम से सब मैं दोस्ती कर लूंगी। कैसे? ई ने कहा मेरे बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या करेगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा, मैं अपना रूप ही बदल लूंगी। क्या रूप बदल लिया? बोले ई ने कहा मैं तो या बन जाऊंगी। क्या बन जाएगी? या। ऊ ने कहा कि अगर
ई या बन रही है तो मैं भी अपने से असमान स्वर के आने पे व बन जाऊंगा। तो री ने कहा तो मैं पीछे क्यों रहूं, तो मैं अगर किसी असमान स्वर से जुड़ूंगी तो मैं अपना रूप र में बदल दूंगी, आधे रा में। और री ने कहा भाई आप सब लोग अपना रूप बदल रहे हो तो मैं भी अपना रूप बदल के क्या कर लूंगा, री का अकेला ला बना लूंगा। अगर मेरे बाद कोई भी असमान स्वर आया तो, यानी मुझ जैसा ही नहीं आना चाहिए। अब जैसे ई के बाद ये सब आ जाए ठीक है, अब लेकिन ऊ के बाद क्या ऊ आए, बोले नहीं, ऊ के बाद ऊ से जब मेल हो तो क्या होना चाहिए, ई और ई होना चाहिए, ऊ नहीं दिखना चाहिए, असमान होने चाहिए। ठीक है, तो वह बनेगा। और री कह रहा है अगर री से मिल रहे हैं तो ऊ और ऊ सब रह सकते हैं, लेकिन री का री नहीं रहेगा, यहाँ पे असमान ही रहेंगे। ठीक है, और री क्या कहेगा, बोले अगर समान मिल गया तो फिर वो हमारी दीर्घ हो जाएगी, बोले नहीं, असमान स्वर मिल रहे चाहिए। तो फिर री से तो मिल सकता है ना, क्योंकि री अलग है, दोनों असमान है, समान एक जैसे दिखने वाले हैं नहीं। तो क्या हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये नियम, जैसे ई का य में परिवर्तन हुआ, ऊ का व में हुआ, री का रा में हुआ और री का ला में हुआ। कब बदला, जब उनने दूसरे स्वरों से दोस्ती की, अपने जैसों से नहीं, असमान यानी अपने जैसे समान से जब दोस्ती नहीं की तब उन्होंने अपना क्या रूप बदला, उन्होंने अपने रूप को ई ने या में बदल लिया, ऊ ने वा में बदल लिया, री ने रा में बदल लिया। ये बन गया व, और री बन गया र, और री बन गया ल। ठीक है, तो ये नियम होता है हमारी यण संधि का। किसका नियम होता है, यण, और जिसको कहा जाता है इको यणची। आपने सूत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप बुक पीछे पलटेंगे तो आप कहेंगे इको यणची। तो एक प्रत्याहार होता है जिसको अपन समझाएंगे। इक में आने वाले ये 4 वर्ण होते हैं। एक को यणची यानी एक का यण कर दीजिए, यानी एक ये वाले जो वर्ण हैं वो क्या बन जाएंगे, यण बन जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यण संधि कह देते हैं। यण संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि एक हमेशा यण में परिवर्तित है। यण में आने वाले 4 व्यंजन होते हैं य व र ल। ठीक है, इको यणची का ये सूत्र होता है। अब हम सीधी इको यणची से समझाते तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते कि फिर से वो याद वाली चीज होती। अब यहाँ से याद रखना कि असमान स्वर आने पे किसने, ई ने अपना रंग बदल लिया, खरबूजे ने देख के खरबूजे को रंग बदला, ऐसा करके सोचिएगा कि जैसे ही उसने देखा कि दूसरा कोई खरबूजा है अपना रंग बदल लिया। ठीक है, कैसे, ई ने या में बदल लिया, ऊ ने वा में बदल लिया, री ने रा में और री ने ल में। तो ये हमारी यण संधि का आपका नियम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये यण संधि की कथा आपको क्यों सुनाई, ये यहाँ पे आ गया है। और करवाने को तो हम कह देते ई या में बदली, आ से मिली, यण संधि हो गई, लेकिन आगे भी आने वाले हैं अपने आगे पाठों में, तो हमें ये चीजें आनी चाहिए। यहीं से हम सीखते जाएंगे ना तो आगे जितनी भी संधियां आएंगी हमें दिक्कत नहीं आएगी करने में। तो ये क्या लिखा है, ई और अ, असमान स्वर दिख रहा है, समान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्या छुपा हुआ है त में, बोले ई, छोटी ई छुपी हुई है। अब अगर ये इति में से, इति का अंतिम वर्ण देखेंगे हम सबसे पहले, बोले त है, त किससे मिलकर बना है, त और ई से। ठीक है, हमने सिर्फ इसको तोड़ा है, अभी बाकी कुछ नहीं किया, इसको तोड़ा। आगे आने वाला कौन सा स्वर है, अ है। न यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है। अब किन दोनों का मेल करना है, इसका आखिरी, इसका पहला। इसका आखिरी वर्ण क्या है, ई, और इसका पहला क्या है, अ। हमें इनसे मतलब है। ठीक है, क्या करेंगे हम, ई अपने असमान स्वर को देख के क्या रंग बदल लेगी, या में, वो भी आधे या में, पूरा या नहीं, आधे या में। फिर क्या होगा, अब इसका क्या होगा, बोले ये आके इस या में जुड़ जाएगा, तो ये पूरा या बन जाएगा। कोई दिक्कत, बोले नहीं हुई। तो बस बोले परेशानी इतनी हुई कि ये जैसा का तैसा लिखा रहा, बोले लिखा रहा, लेकिन ये जो हमारा ता बेचारा था, बस ये इसमें इसको थोड़ी सी हानि हुई। यहाँ पे क्या हानि हुई कि ई ने भाई अपना रंग बदल लिया और अपने से स्वर में जाके मिल गई। ई ने किसको धोखा दे दिया, ता को, यानी व्यंजन को धोखा दे दिया। जिस व्यंजन में वो ई ऊ री जुड़े रहते हैं वो अपने को धोखा दे के आगे वाले स्वर से जुड़ जाते हैं। तो समान यही बात हो गई। तो बेचारा आधा रह गया, ये ई क्या बन गई, इससे मिलकर पूरा या बन गया और नयो लिख दिया, तो ये क्या बन गया, इत्यनयो। समझ गए आप। ठीक है, तो ये हमारी यण संधि का यहाँ पे
इस प्रकार से ये संधि शब्द बना। फिर तो ये तो फिर से अ और आ वाली बात आ गई। रा में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। मिलेगा किससे? अ से। बनेगा क्या? बड़ा आ। कहाँ जुड़ेगा? रा में। तो ये क्या बन जाएगा? उपचारा और अर्थम, उपचारार्थम। लीजिए, मिल गया, बन गई संधि। यह दीर्घ संधि हो गई। तो इस प्रकार से ये अपने संधि शब्द पूरे हो गए। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी चीज आई है, उदाहरणम अनुसृत्य, यानी उदाहरण के अनुसार आपको अधोलिखित नीचे लिखे हुए पदों के क्या करना है? पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत। क्या नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनके उपयोग से आपको क्या करना है? छोटे छोटे से वाक्य बनाना है, लघु वाक्य बनाना है। जैसे लिखा जिज्ञासा, तो आपने कहा मम मनसी, मेरे मन में, वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों के, विषय में जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। ठीक है, अब ऐसे ही उन्होंने कहा आवश्यकता। ठीक है, तो आप कहेंगे आवश्यकता है। ठीक है, अब आप आवश्यकता शब्द से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, कि मुझे, आप कह सकते हैं कि मुझे या मुझको क्या है? मुझको वृक्ष की आवश्यकता है। तो आप क्या लिख सकते हैं? मुझको। मम शब्द का द्वितीय विभक्ति का, तो आप कहेंगे माम, यानी मुझको। अब आप कहोगे घर की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे गृहस्य, घर की आवश्यकता है। तो आवश्यकता तो हमारा आकारांत है, तो एक वचन में उसका कुछ रूप बदलेगा नहीं, जैसे लता का नहीं बदलता है, हमारी माला का नहीं बदलता है। माम यानी मुझको, गृहस्य घर की आवश्यकता है को संस्कृत में क्या कहते हैं? अस्ति। तो एक तो सिंपल सा ये भी। माम विद्यालय से आवश्यकता अस्ति, माम पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति, मुझे पुस्तक की आवश्यकता है। माम कहते हैं लेखन्याः आवश्यकता अस्ति, मुझे लेखनी की आवश्यकता है। तो भाई जिस चीज की आवश्यकता है माम लिख दीजिए, यानी मुझको, और आगे जिस चीज की है उसमें काकी के का जोड़ के षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, आवश्यकता अस्ति लिख दीजिए। बस यहाँ तो थोड़ा सा ये कठिन भी लिखा है, अद्धत्वे यानी आज, लेखनार्थम लेखने के लिए, करगदस्य आवश्यकता नास्ति, आज लिखने के लिए करगद की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गई, हमने तो सिंपल भी आपको बता दिए। सामग्री, ठीक है, आप कहेंगे ये लिखा है सामग्री। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ सिंपल से बताना, यहाँ पढ़ने की सामग्री है, या आप लिख दीजिए विद्यालय में पढ़ने की सामग्री है। तो आप विद्यालय में पहले लगाइए क्या? सप्तमी विभक्ति, तो आप लिख देंगे विद्यालय, यानी विद्यालय में पढ़ने की, तो आप कहेंगे पढ़ने या पढ़ने के प्रयोजन की, पठनार्थम लिख सकते हैं, अर्थम यानी प्रयोजन, पढ़ने की। या फिर की काकी की का लिखना है तो सीधी आप क्या लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए पठनाय, पढ़ने के लिए, पठनाय सामग्री अस्ति। तो क्या हो जाएगा? विद्यालय में पढ़ने के लिए सामग्री है। या के लिए आप चतुर्थी विभक्ति भी लगा सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं? पठनार्थम। ठीक है, पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए। के लिए का भाव हमारा कहां से? अर्थम शब्द लगाने से भी निकलता है। विद्यालय में पठनार्थम पढ़ने के लिए सामग्री अस्ति, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये लिखा है लेखन सामग्री, लेखन लिखने की जो सामग्री है, वृक्षाणाम यानी वृक्षों की, वल्कलेन यानी वल्कल के द्वारा, निर्मीयते बनती है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा, अद्य पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यक भवति कहते हैं। और फिर भी क्या, एक और वाक्य क्या बन गया? कहते हैं पर्यावरण सुरक्षा अस्माभि, हम सभी का क्या है? कर्तव्य, हम सभी का कर्तव्य है। विश्राम गृहम, विश्राम गृह किसको कहते हैं? विश्राम करने का घर यानी रेस्ट हाउस, जहां पर हम कहीं पे होटल को भी अपन रेस्ट हाउस की तरह यूज कर लेते हैं। तो कहते हैं नगरे, नगर में विश्राम गृहम अस्ति, नगर में क्या है? विश्राम घर है। तो पता है कोई भी वाक्य बनाना संस्कृत में कोई कठिन बात नहीं है, सिर्फ आपको अगर कारक विभक्ति के चिन्ह पता है, क्योंकि भाई हिंदी में तो हम वाक्य बना ही लेते हैं। जैसे आपने कहा, हमने कहा आपको वृक्ष पर आप कोई भी वाक्य बनाइए, तो आप कहेंगे मेरे घर के पास वृक्ष है, आप ऐसा बोल देंगे। मेरे विद्यालय में वृक्ष है,
आप वृक्ष से आपने हिंदी में कई चीज़ें निकाल लेंगे कि ट्री को देख के आप बहुत सारी चीज़ें निकाल लेंगे, लेकिन संस्कृत में बनाने में क्यों हाथ पैर घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं आपके, क्यों? क्योंकि विभक्तियाँ पता नहीं है। जैसे ही आपने विभक्ति पकड़ ली, जैसे सिंपल हम अभी जो उदाहरण दे रहे थे ना कि हमने कहा कि मेरे घर में वृक्ष है या मेरे घर में पेड़ है, ठीक है, क्या है, मेरे घर में पेड़ है। तो अब इसको देख के क्यों आपको घबराहट हो रही है कि अब हम इसको क्या करें, क्यों? अगर विभक्ति पता नहीं है तो, क्योंकि मेरे जो शब्द है वो बोले कहाँ पे, मम आता है, मेरे के लिए क्या आता है, मम, ठीक है। अब हमें घर में घर को क्या कहते हैं संस्कृत में, गृह कहते हैं, लेकिन उसमें मैं जोड़ना है तो मैं कहाँ, कौन सी विभक्ति में मिलता है, मैं सप्तमी विभक्ति में मिलता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का की और अधिकरण में या पर, तो बोले मैं अर्थ आ रहा है, सप्तमी विभक्ति लगाना है तो ग्रह हमारा अकारांत है, तो राम या बालक जैसे रूप बना के, जैसे राम बन जाता है रामे, बालक बन जाता है बालके, तो ग्रह बन गया ग्रहे। तो हमारा क्या बना, बोले मम, मेरे को तो क्या दिया हमने, मम, ठीक है, क्या हो गया, मम, और यहां हो गया हमारा ग्रहे, और क्या कह रहे हैं, पेड़, तो क्या दिया, वृक्ष, और है तो क्या दिया, अस्ति, लो हो गया, मम ग्रहे वृक्ष अस्ति। और वृक्ष को ही बोले क्या कहेंगे, ये सिर्फ नाम बता रहे हैं तो कैसा लिखेंगे, वृक्षः, क्यों, नाम बताने के लिए राम को क्या लिखा जाता है, रामः, बालक को क्या लिखा जाता है, बालकः, क्योंकि वो अकारांत है। अकारांत शब्दों को जब किसी नाम से ही सिर्फ बुलाया जाता है एक वचन में, तो उनको सिर्फ विसर्ग लगा के संबोधित कर देते हैं, ठीक है। मम ग्रहे वृक्षः अस्ति। अगर विभक्तियां पता है तो वाक्य निर्माण आ जाए या संस्कृत का हिंदी बनाना हो तो वो उस सबसे आसान होता है, ठीक है। अब हम अपने सप्तम प्रश्न पर चलते हैं। लिखा हुआ है उदाहरणम अनुसारम, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक प्रदत्तेषु, यानी कोष्ठक में दिए हुए पदों में चतुर्थी विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयति। चतुर्थी विभक्ति हमारी आती है संप्रदाने चतुर्थी। कहाँ आती है, एक सूत्र होता है, क्या होते हैं, दानार्थे चतुर्थी। ध्यान कीजिएगा, हम ये क्यों बोल रहे हैं आपको अभी बताते हैं। दानार्थे चतुर्थी, यहाँ चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है, इनने तो कह दिया कि आप यहाँ पे जो जो कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति लगा के नए शब्द बनाइए, ठीक है, बना लेंगे। लेकिन क्यों लगाई हमने यहाँ पे छात्र में, बताइए, भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति क्यों लगाई, या निर्धन में चतुर्थी विभक्ति क्यों लगा रहे हैं, उसका भी तो हमें पता होना चाहिए। तो सूत्र होता है, कहते हैं दानार्थे चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी आती है, ठीक है। और कहते हैं सूत्र है ये, ध्यान करिएगा, इन्हीं से अभी आपको समझ में आ जाएगा कि चतुर्थी क्यों लगा रहे हैं इस विभक्ति में। फिर कहते हैं रुच्यर्थे चतुर्थी, यानी रुचि शब्द के अर्थ में भी चतुर्थी, कि किसी को ये पसंद आता है, कहें रुचि का अर्थ है कि बालक को लड्डू पसंद है, रुचि है उसके अंदर, तो रुचि के अर्थ में जिसको पसंद है। अब कह रहे हैं हम बालक को के हिसाब से द्वितीया आ जानी चाहिए, नहीं आएगी, क्योंकि रुच्यर्थे चतुर्थी कहते हैं कि रुचि के अर्थ में चतुर्थी लगाना। तो हम बालकम मोदकम रोचते नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे बालकाय, बालक के लिए। अब बालकाय से तो अर्थ निकल रहा है बालक के लिए, बोले नहीं, क्योंकि रुच जो धातु है वो क्या रही है कि भले ही उधर को का अर्थ निकलते रहने दीजिए, लेकिन आप तो रुचि को देख के चतुर्थी ही लगाना, ठीक है। तो क्या बनेगा, बालकम मोदकम रोचते नहीं बनेगा, बनेगा बालकाय मोदकम रोचते। आगे चलते हैं, देखते हैं। रुच्यर्थे चतुर्थी हो गई। और एक सूत्र और होता है, कहते हैं नमः स्वस्ति स्वधा अलम, नमः स्वस्ति स्वधा अलम वषट योगे चतुर्थी, वषट योगे चतुर्थी, यानी जहां पर नमः लिखा हुआ हो, जहां स्वस्ति लिखा हुआ हो, जहां स्वधा लिखा हुआ हो, जहां अलम लिखा हुआ हो, वषट लिखा हुआ हो, इन सब के योग में चतुर्थी लगाना है। अब अपन इसी सूत्र को देख के देखिएगा, लिखेंगे हम क्या लिखा है यहाँ पे, पुस्तकम देही। अब देही यानी देना। अब दानार्थ कहते हैं, एक इसका याद कर लीजिए नियम,
ऐसे दानार्थ चतुर्थी, इसको सिंपल भाषा में ध्यान कर लेना कि जिसको दिया जाए दान वहां हो जाता है संप्रदान। जिसको दिया जाता है दान, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले ददातु, धनम ददातु, धन को दे रहे हैं। किसको दिया जा रहा है दान, बोले भिक्षुक को। तो जिसको दिया जाता है दान वो हो जाता है संप्रदान, और संप्रदाने चतुर्थी, और संप्रदान में चतुर्थी लगानी है। ठीक है, तो किसको दिया जा रहा है दान, भिक्षुक को दिया जा रहा है। तो भिक्षुक कौन बन गया, संप्रदान। प्रदान शब्द देख लीजिए, संप्रदान में ही मिल रहा है हमें। तो क्या कहेंगे, भिक्षुक को धन दिया या भिक्षुक को धन देते हैं। अब अगर देखा जाए हिंदी में, अगर उसका अर्थ देखा जाए तो क्या निकल रहा है, भिक्षुक को धन दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से तो क्या आ जाना चाहिए, बोले इस हिसाब से तो यहाँ पे भिक्षुक में को लग रहा है, यानी द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए हमारी। बोले नहीं, क्यों, क्योंकि दानार्थ चतुर्थी शब्द कहते हैं, और हम नहीं कहते हैं, ये हमारे व्याकरण आचार्य कहते हैं। ये हमारे जो कहें दादा पतंजलि है ना, महर्षि पतंजलि हो गए परदादा, और कहें महर्षि पाणिनि हो गए, मतलब सर्वप्रथम व्याकरण की रचना महर्षि पाणिनि ने कही, तो वो तो अपने परदादा के परदादा परदादा हो गए, यानी पहले तो प्रमुख वही हो गए। भाई जब पाणिनि कह गए, पतंजलि कह गए, कात्यायन कह गए, सब व्याकरणाचार्य इतने महान महान कह गए कि दानार्थ में चतुर्थी लगाना है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो लगाएंगे ही, बिल्कुल लगाएंगे। तो क्या होगा, भिक्षुक को, तो भिक्षुक को दिया जा रहा है दान, तो वो बन गया संप्रदान, तो भिक्षुक बन गया भिक्षुकाय। जैसे राम शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो बन जाता है रामाय, बालक बन जाता है बालकाय, तो भिक्षुक बन गया भिक्षुकाय। कोई समस्या है, बोले क्या समस्या हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, भले ही को का अर्थ निकल रहा होगा, को में द्वितीय विभक्ति लगनी चाहिए, लेकिन सूत्र कह रहे हैं नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना है बस। क्यों हमें ऐसे, हमें क्या पड़ा हुआ है कि हम जरूर द्वितीय ही लगा दें, जब भाई सूत्र कह रहे हैं तो हम तो सूत्र के हिसाब से चलेंगे। अब देखिए फिर से, पुस्तकम देही, पुस्तक को दिया, किसको दिया, बोले छात्र को दी। किसने, अब जिसने भी दी हो अपन को नहीं पता, अब उनने तो कहा है कि जिसको दिया जा रहा हो दान, पुस्तक किसको दी जा रही है, छात्र को। छात्र बन गया हमारा संप्रदान, और संप्रदान है चतुर्थी, तो छात्र बन गया छात्राय, हो गया। कोई समस्या आई, बोले नहीं आई बिल्कुल। क्या करना है, बोले चतुर्थी सिर्फ, लेकिन चतुर्थी लगाने के लिए तो अभी हम सीधा ऐसे ही बता देते थे, छात्र में चतुर्थी लगाइए छात्राय बन गया, निर्धन में चतुर्थी लगाइए निर्धनाय बन गया। बोले क्यों बना, लेकिन सूत्रों से बना है, हवा में नहीं बना, अपने मन से नहीं बना। ठीक है, तो जब मन से नहीं बना है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, तब तो लगाया गया, इसलिए लगा गया कि ये सूत्र कह रहे हैं हमें। कहते हैं ददामी, फिर देखिए देने की धातु, किसको दिया जा रहा है, वस्त्राणी ददानी, किसको दिया जा रहा है दान, बोले निर्धनों को दिया जा रहा है, तो निर्धन बन गए संप्रदान, तो क्या हो गया हमारा निर्धनाय। लीजिए, जिसको दिया जाए दान वो बन जाए संप्रदान, और संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए। आगे चलते हैं, हमने वो क्यों नहीं मिटाया, जिससे कि उन्हीं से तो अपन को यहाँ पे देखना है। फिर देखिए, रुच्यर्थे चतुर्थी, रुच्यर्थे चतुर्थी, रुच धातु आ गई। बोले क्या कह रहे हैं, रोचते, पठनम रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है, किसको, बोले लता को लगता है। लता में को का अर्थ आ रहा है, बोले नहीं लगाना है मैं द्वितीय। क्यों, क्योंकि रुच्यर्थी चतुर्थी कहता है कि जिसको आए पसंद वहां भी कर दीजिए संप्रदान। तो यहाँ पे ये पसंद आ रही है, रुचि हो रही है, तो लता भी बन जाएगी संप्रदान। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम लता शब्द क्या बनेगा हमारा, लता यही। अब आप कहेंगे आय क्यों नहीं लगाया, वहां पे राम में रामाय लगा दिया, बालक में बालकाय लगा दिया, निर्धन में निर्धनाय लगा दिया, भिक्षुक में भिक्षुकाय लगा दिया। तो भाई वो सब अकारांत पुरलिंग थे। कौन थे, पुरलिंग। तो सबको शर्ट पहनाई आय वाली, ठीक है, इनको ये पहना दी। अब कहें स्त्रीलिंग है, उसको भी शर्ट पहना दें, बोले नहीं, उसके लिए सलवार सूट भी उनके लिए भी अलग बने हुए हैं। ठीक है, तो वही स्त्रीलिंग है तो उसमें भी क्या उसी जैसा रूप बनाएंगे, बोले नहीं बनेगा। तो स्त्रीलिंग का क्या बनता है चतुर्थी विभक्ति में, लता क्या बन जाता है, लता यही। बालिका बन जाता है बालिका यही। तो क्या रूप बन गया, बोले लता, लता यही, पठनम रोचते। ठीक, रुच धातु के योग में रुच्यर्थे चतुर्थी। फिर कहते हैं अलम, तो नमः स्वस्ति सुधा अलम वषट योगे, याद कर लीजिए, नमः स्वस्ति सुधा अलम वषट योगे चतुर्थी। तो अलम शब्द के योग में आनी है क्या, बोले सुरेश को बन जाना है
चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति में सुरेश बन जाएगा। अब सुरेश कैसा है, पुल्लिंग है, अकारांत है, आय लगा दीजिए, तो क्या बन गया, सुरेशाय। ठीक है, रमेशाय, सुरेशाय, नमः शिवाय, गणेशाय नमः, है ना। क्यों कहते हैं, लेकिन विष्णु को कहते हैं हम विष्णवे नमः, क्यों कहते हैं भाई, विष्णुवाय नमः क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि भाई शिव तो हमारे कैसे थे, बोले अ से अंत हो रहे थे, अकारांत थे, इसलिए अकारांत जैसे राम जैसा उनका रूप कह दिया, रामाय नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः कह दिया। ठीक है, लेकिन विष्णु जो शब्द है वो कैसा है, बोले विष्णु शब्द उकारांत है। अब उकारांत के कुछ अलग रूप बनते हैं, तो क्या हो जाएगा, विष्णु शब्द बन जाएगा विष्णवे नमः। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति लग के वो क्या बन जाता है, विष्णवे नमः। सॉरी, कहने की बात यह है कि जहां नमः हो, स्वस्ति लिखा हुआ, सदा लिखा हुआ हो, वहां क्या करना है हमें, चतुर्थी। अब कह रहे हैं इसको तो कर दिया, रमेशः सुरेशाय अलम, यानी रमेश सुरेश के लिए काफी है पढ़ने में, पढ़ाने के लिए रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए काफी है। कहे कुश्ती में भी कहें रमेश सुरेश के लिए काफी है, ये जो अलम शब्द है ये काफी का अर्थ बताता है, तब चतुर्थी आती है। अलम के योग में दो विभक्तियां लगती हैं, तृतीया भी लगती है, चतुर्थी। जहां काफी का अर्थ आ रहा होता है वहां चतुर्थी लगाई जाती है, और जहां मत करने के लिए, बस करने के लिए कहा जाए कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, तब अलम के योग में ही तृतीया भी लगाई जाती है। लेकिन अभी अपन चतुर्थी की बात कर रहे हैं तो उसको समझ रहे हैं। आगे लिखा है नमः, जिसको किया जाए नमस्कार, वहां भी लगा दीजिए आप संप्रदान। तो क्या हो गया, अध्यापक क्या बन जाएगा हमारा, अध्यापकाय, क्यों, अकारांत है, आय लगा दीजिए, अध्यापकाय नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, रामाय नमः, शिक्षकाय नमः। तो ये हो गए आपके चतुर्थी विभक्ति के योग के सारे शब्द। ठीक है, इसमें अपन ने देखिए अभ्यास तो किया ही किया, लेकिन साथ साथ में अपन ने थोड़े थोड़े से सूत्र देख लिए, तो कई चीजें अपनी क्लियर भी हो गई। देखिए सॉल्यूशन करवाना हम नहीं चाहते कि सिर्फ हम वो रटने वाली चीज करवाएं कि इसका क्या हुआ, ये हो गया, इसका ये हो गया, भाई क्यों हुआ ये तो पता चले, क्योंकि अभी तो ऐसा तो है नहीं कि हमें केवल एक बार एक ही पाठ पढ़ना है, हमें 8वीं में भी पढ़ना है, फिर 9वीं में भी पढ़ना है, 10वीं में। और ये देख लीजिएगा, ये जो चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं यही आपको 9वीं में भी मिलेंगी, यही आपको 10वीं में भी मिलेंगी। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, स्कोर अच्छा करती हैं और ज्ञान की भी वृद्धि होती है, सबसे अच्छी बात। ठीक है, तो भाई हमारा तो तरीका यही है, थोड़े बड़े जरूर हो जाते हैं वीडियो, लेकिन इन सब चीज़ों को हम लेके चलना पसंद करते हैं, ना कि केवल ऊपरी ज्ञान। ऐसे ऊपरी ज्ञान तो आप गूगल पे सर्च करोगे, सॉल्यूशन बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन क्यों, उत्तर क्यों बन रहा है उसका, वो हमें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एक नया पार्ट शुरू करेंगे, अपना चतुर्थ पार्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उसके पहले हम आपको वेबसाइट के बारे में भी बता दें कि ये आपको हमारे जो चैनल की वीडियोस हैं सिर्फ संस्कृत के ही नहीं, सारे कहाँ पे मिल जाएंगे, अपनी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे। आपको करना क्या है, गूगल पे टैब पे जाइए, आप लिखिए magnetbrains.com, आप एंटर करेंगे, आपका पेज हो जाएगा ओपन। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लासेस दिखने लगेंगी, और उन क्लासेस में आपको जो क्लास आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी को कर लीजिए सिलेक्ट। मान लीजिए 8th में पढ़ते हैं तो 8th करेंगे तो देखिए क्लास 8th के दिखने लगेंगे सारे सब्जेक्ट। 9th पढ़ते हैं तो 9th कीजिए। अभी 8th की यहाँ पे ऐड नहीं है, करवाते हैं, एक आध दिन में हो जाती है, तो आपको यहाँ पे संस्कृत का भी ऑप्शन दिखेगा, आप ओपन करेंगे तो जैसे ये अभी 9th की संस्कृत ओपन हुई है, ऐसे ही आपको 8th का भी संस्कृत का पेज ओपन होकर दिखने लगेगा। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना भाई, ये चैप्टर लिखा हुआ है, ये लिखा है चैप्टर 1 2 3 4, ऐसे अपने सारे चैप्टर यहाँ ऐड होते जाएंगे। बस उसको कीजिए आप क्लिक, तो आपके सामने जैसे चैप्टर 1 में जितने वीडियोस होंगे वो दिखने लगेंगे, जितने भी वीडियो होंगे 1 2 3 जितने एक चैप्टर से रिलेटेड होंगे सब दिखेंगे। उसमें पहला टॉपिक, जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे वो वीडियो हो जाएगा आपका ओपन। बहुत स्मार्ट हैं बच्चे, हमें पता है कि बस इतनी बताने की ज़रूरत है, वो ढूंढ तो सब लेंगे, सब गूगल पे आजकल सब सर्च कर लेते हैं हमें ये तो विश्वास है। ठीक है, बस प्ले के लिए कर लीजिए, अपनी लिस्ट दी ही हुई है, जो टॉपिक ढूंढना है चैप्टर वाइज टॉपिक ढूंढ लीजिए, चैप्टर ओपन कीजिए। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, ऐसे तो प्लेलिस्ट हमें यूट्यूब पे भी मिल जाती है, लेकिन इससे एक बेनिफिट ये होगा कि पाठ से संबंधित कितने वीडियो बने हैं वो अपन को एक जगह मिल जाएंगे, है ना। कई बार क्या होता है कि सीक्वेंस में
शायद पार्ट 1 एक जगह रह गया और पार्ट 2 कहीं दूसरी जगह पहुंच जाए, अपने आप कभी कभी सीक्वेंस बिगड़ भी जाता है प्लेलिस्ट में, है ना। तो यहाँ पे अरेंज मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो पसंद आया हो वीडियो तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।